जो होती है, और दूसरी शादी यहाँ 500-600 में हो जा रही है। मैं आपकी 1100 में करवा दूंगी गारंटीड। हमें नहीं करनी भाई शादी। बिल्कुल। कानपुर से है ना। ये अगर खाली बैठे हैं तो लोग कहते हैं चलो लॉ कर लेते हैं, 3 साल में लॉ कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट में बैठेंगे, 10-20-50 रुपए आएंगे। इज इट ट्रू? जो मेल है वो दिहाड़ी करके भीख मांग के भी लाता है अपने घर पे, हम्म। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। जैसे कि उसने ऐसे क्लाइंट्स जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते एडवोकेट्स के लिए, उसके लिए उसने एक एक्ट बनाया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। कमिंग टू मोस्ट डिबेटेड टॉपिक श्रद्धा जी, दैट इज डाइवोर्स एंड एलिमनी। इस सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? वकील से। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, डाइवोर्स केसेस ज्यादा किन में हो रहा है? आई थिंक आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिजेस। पुली तो लिव इन रिलेशनशिप तो मुझे पता है, सिचुएशनशिप क्या है और नैनोशिप क्या है, और आपका इस पे क्या स्टैंड है? वो हमारे कल्चर में डाइवोर्स नहीं था ये कहना गलत होगा, नहीं था कि डाइवोर्स जैसी कोई चीज ही नहीं थी। मैम, हमारे कल्चर में तो ये था कि अगर आपका हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आपको सती होना है। तो लव मैरिजेस को कहीं अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एज अ लव मैरिज, उसको मैरिज वर्ड के अंदर ही रिकॉग्नाइज किया है। जो स्टाफ है वो उसकी नंबर्स बहुत कम है, ओके। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ तो हजारों की पॉपुलेशन पे एक जज है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने या हमारे चैनल ने आपको 1% भी नॉलेज प्रोवाइड की है या आपको एक बेहतर इंसान बनने में जरा सी भी मदद की है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 85% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक सब्सक्राइब कर देने से आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, ना ही आपका कुछ बिगड़ेगा, लेकिन आपका वही एक सब्सक्राइब किसी का सपना सच कर सकता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें और हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट गेस्ट लाते रहेंगे। एंजॉय द शो। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में, अपना प्रीशियस टाइम निकाला आपने। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये पॉडकास्ट हम लीगल अवेयरनेस पे ही जी। शूट करेंगे। मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है ना, जैसे बहुत से लोग हैं लॉ को लेके अवेयर नहीं है, तो इस वीडियो के थ्रू हम उन तक थोड़ा अवेयरनेस पहुंचाने का काम करेंगे जी। कि वो भी थोड़ा इस चीज़ को लेके अवेयर हो सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं एज अ लेडी लॉयर, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जो हैं लॉयर परस्यू कर रही हैं या परस्यू करना चाह रही हैं। जी। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? कब आपको लगा कि आपको लॉ की फील्ड में जाना है, एडवोकेट बनना है? जैसे कि मेरी फैमिली में तो कोई एज सच कोई लॉयर नहीं था। मेरे हम्म। दादाजी ने प्रैक्टिस करी थी, बट उसके बाद फिर पापा के जनरेशन में वो गैप आ गया। उसके बाद 12th तक मेरा अपना पर्सनली डिसाइडेड नहीं था कि मेरा एम हो स्टार्टिंग से कि मुझे लॉ ही करना है। हम्म। बट 12th के बाद जब मैंने देखे कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें लॉ की एक ऐसी फील्ड थी जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे लॉ करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक एडवोकेट बनते हो तो एडवोकेट एक प्रोफेशन के साथ साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक सोसाइटी से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं एक ग्राउंड लेवल पे। सेकेंडली आप सोसाइटी को डायरेक्टली हेल्प कर सकते हो। आपको किसी के अंडर पे, किसी अथॉरिटी के अंडर पे जाने की कोई नीड नहीं होती है, ओके। जहाँ पे आप सोसाइटी को डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं एंड प्रोफेशनली आप खुद भी ग्रो कर सकते हैं। ट्रू। अगर आप अपना फाइनेंशियली करियर भी देखते हैं तो भी आप एज एन एडवोकेट बीइंग अ लॉयर आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको एक नोबल प्रोफेशन की तरह देखेंगे कि अगर आपको सोसाइटी में भी कुछ चेंजेस लाने हैं तो आप वहां पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर है आप, जी। राइट? एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, स्पेशली फॉर वुमेन, कितना टफ रहता है ये? क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं? क्योंकि आपके लिंक्स वगैरह नहीं होते, कनेक्शंस वगैरह नहीं जी। होते, जो आपको कि अगर आपकी फैमिली में कोई लॉयर है उसके होने से जो आपको हेल्प मिल सकती थी उससे आप एकदम डिनाइड हो जाते हैं। जी। जी। कौन कौन से चैलेंजेस आपको जो है फेस करने पड़े? आज के टाइम पे लॉ एज अ करियर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, जहाँ पे लॉ करने के बाद भी आपको एक्सपोजर मिलता है कि आप कई तरीके के डायमेंशंस में काम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कॉरपोरेट सेक्टर है हमारे, जहाँ पे आई थिंक अगर आप विमेन हो या फिर मेन हैं, अगर आप ग्रेजुएट होके किसी भी एमएनसी में एज एन इन हाउस काउंसिल या फिर एज एन एम्प्लॉय वर्क करते हैं, आई डोंट थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है एज अ फर्स्ट जनरेशन। बट अगर आप यहाँ पे करियर चूज करते हैं अपना लिटिगेशन में, या फिर अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, आई थिंक लिटिगेशन में एज अ फर्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है एज अ वुमेन ऑल्सो एंड इवन एज अ मैन। एज अ लॉ स्टूडेंट अगर आप लिटिगेशन चूज करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत फेस करना पड़ता है। हाँ, लाइकवाइज मैंने सुना है जो आपके सीनियर्स वगैरह रहते हैं जिनके अंडर में आप काम करते हैं, जी। वो आपको मिनिमल फी ही देते हैं या जी। नहीं देते हैं बहुत से लोग तो।
अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको 10K 12,000 15,000 हम्म। जो सीनियर्स आपको पे करते हैं वो आपकी वहाँ पे लिविंग के लिए भी सफिशिएंट नहीं हाँ, होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी जी में, जी। राइट राइट। और अगर आप छोटे शहरों की बात करें जैसे कि अगर हम अपने महानगर की बात करें कानपुर में भी अगर आपको वहाँ पे कोई 5,000 का भी पेमेंट कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये करते हैं पेमेंट? 5,000 आपको मिलेगा कि आपको एक या दो लोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक या दो हाँ, लोग 1 या दे 2 रहे हैं। सीनियर्स कर रहे हैं। हम्म। जनरली आपको 99% सीनियर्स मिलेंगे कि वो आपको काम के बेसिस पे कभी आपको ₹100 दे दिए, ₹50 मिल गए, क्लाइंट से आपको ₹500 मिल गए। आपकी इस तरीके की हार्डशिप रहती है। तो ओके। उस करियर में कंटिन्यू करना हम्म। एज़ अ लॉ स्टूडेंट, एज़ अ स्किल्ड पर्सन, ओके। एज़ एन एजुकेटेड पर्सन हम्म। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो उस फील्ड में कंटिन्यू करें। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक। हाँ, इनिशियल ईयर्स में। हाँ, ओके। और जब भी आप अपना 1 साल कंप्लीट करते हो, 1.5 साल कंप्लीट करते हो, हम्म। बाय गॉड्स ग्रेस आपके पास ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं जहाँ पे आप अच्छी अर्निंग अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है इस प्रैक्टिस में, इस करियर में, इस पाथ में चलने के लिए। और कितने साल तक की प्रैक्टिस नेसेसरी है? मतलब इतने साल की प्रैक्टिस करनी ही करनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा लॉयर बनना है तो? कोई इसमें फिक्स टेन्योर नहीं है कि इतने साल की, हम्म। क्योंकि जब आप लॉ फील्ड में एंटर करते हैं आप भले ही कॉर्पोरेट में ज्वाइन करें, आप लिटिगेशन में जाएं, आप जुडिशरी में जाएं, वंस यू चोज लॉ यू आर ऑलवेज अ लॉ स्टूडेंट। हाँ, श्योर। ओके। तो आपको हमेशा एज अ लॉ स्टूडेंट वर्क करते रहना है जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है सोसाइटी को सर्व करने के लिए, जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं अपने आप को फाइनेंशियली केपेबल रखने के लिए। मुझे लगता है आपको इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना चाहिए। नहीं, अभी शायद मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। जी, हाँ, तो ये वही मैं उन पूछना चाह रहा था आपसे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जुडिशरी एज अ करियर ऑप्शन देखते हैं। ओके। जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं अगर वो अपना जुडिशरी में करियर देखना चाहते हैं तो उनके लिए 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेट करा गया है। हाँ, ये राइट है जी अभी। जी जी। ये ओके। 3 साल का एक का प्रैक्टिस रूल मैंडेट कर दिया है हम्म। कि 3 साल में जब आपका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होगा उसके बाद ही आप जुडिशरी के एग्जाम के लिए अपेयर कर पाएंगे। एक मैंने पॉडकास्ट किया था श्रद्धा जी, तो उसमें जो थे हमारे गेस्ट वो हमको बता रहे थे कि आजकल क्या हो गया ना कि बार काउंसिल एडवोकेट्स को लाइसेंस ऐसे बांट रहा है जैसे जो है टपरी पे चाय मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि ये सही बात है आई कि थिंक ये कंपैरिजन करना गलत होगा कि जैसे टपरी में चाय मिलती है। उनका उनका मैं पूरा आपको वो बता देता हूँ कि क्या कहना था। लाइक वाइज जैसे वो मुझे भी लगता है, एग्री करता हूँ मैं कि उनका कुछ हद तक सही करना था। जैसे अगर खाली बैठे हैं तो लोग कहते हैं चलो लॉ कर लेते हैं, 3 साल में लॉ कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट में बैठेंगे, 10 20 50 रुपए आएंगे। इज इट ट्रू? ये बात आपकी कुछ हद तक सच है बट पूरी सच नहीं है। लॉ हमारे यहाँ एज अ करियर इसीलिए थोड़ा नीचे उस पे देखा जाता है क्योंकि लॉ करने वाले बच्चे बहुत हैं और हम्म। लॉ जो आपको कॉलेजेस या जो भी इंस्टीट्यूशंस आपको करवा रहे हैं, लॉ की डिग्री दे रहे हैं, इवन अगर आपको एडवोकेट का लाइसेंस भी दे रहे हैं तो वो एक्सेस बहुत है उसका। ओके। आप इजीली उसको पैसे दे के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपके लिए कोई एग्जाम नहीं है। अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, हम्म। एआईबी के एग्जाम होता है, एआईबी का एग्जामिनेशन होता है कि आपको लाइफ टाइम का लाइसेंस मिलता है टू बी एन एडवोकेट। ओके। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बट क्या आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा दूसरा प्रोफेशन है जिसकी रिस्पेक्ट इतनी है, जिसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में इतना है और उसके एग्जाम का लेवल इतना नीचे हो कि अगर 100% बच्चा बैठ रहा है और 70% 60% बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और जो 30% 40% एआईबी क्वालिफाई नहीं भी कर पा रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि आई थिंक आपको सोचना चाहिए कि आपको लॉ में एंटर करना भी है कि नहीं करना है। क्योंकि एआईबी का जो एग्जाम होता है वो ओपन बुक एग्जाम है। ओपन सब बुक इन द सेंस? आपको बुक्स ले जाने की वहां पे परमिशन होती है ओके। जिसमें आपका कोई कट ऑफ नहीं निकलता है। आपके पासिंग मार्क्स होते हैं 45 मार्क्स। आपका जब रिजल्ट आता है उसमें सिर्फ पास या फेल लिख कर आता है, कोई कट ऑफ आपको क्लियर नहीं करना है। उसके बावजूद भी हम्म। अगर आप अपने 3 साल की डिग्री और 5 साल की डिग्री लेने के बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर आपका एग्जाम लिया जाए हम्म। वो भी ओपन बुक और आप उसको क्लियर ना कर पाए तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आप उस फील्ड के लिए बने हैं। मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे हम्म। इतना इजीली आपको एंट्री मिलती है उस प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए। तो लॉ में भीड़ एज एन एडवोकेट इसलिए ज्यादा है। राइट। इज इट द मेन रीजन बिहाइंड डिले जस्टिस? क्योंकि ये लॉ की लाइन है, जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। जी। जब क्वालिटी लॉयर्स ही नहीं होंगे कोर्ट रूम में, मतलब किसी ने भी लॉ कर लिया
और आप बता रहे हैं कि लाइसेंस भी इजीली मिल जा रहा है, जी, ओपन जी। बुक एग्जाम हो रहा है वहाँ पे। जब क्वालिटी लॉयर ही नहीं होगा वहाँ पे, तो जस्टिस सर्व कैसे करेगा या कैसे दिलवाएगा जज साहब से जस्टिस आपको? इज इट द मेन रीजन बिहाइंड डिले जस्टिस? इज इट नॉट द मेन रीजन, बट ओके। कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है, क्योंकि जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे देश में क्वालिटी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप क्वालिटी एडवोकेट को हायर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। और वहीं पे जहाँ पे लोग जाते हैं कि नॉर्मली आपका नॉर्मल, हम कचहरी की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करते हैं, लोग 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की जिसकी कॉस्ट होती है काम करने की, आपके स्किल्स की, आपके नॉलेज की, हम्म। लोग 500 में करते हैं, लोग 100 में करते हैं। और जनरली पब्लिक उनके पास जाती है कि यहाँ पे मेरा काम 500 या 100 में हो जाएगा। बट वहां पे भी वो पैसा देके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और जबकि लॉ में टाइम वेस्ट करना आपके लिए एक्सक्यूजेबल नहीं है, आपके पास लिमिटेशंस लगते हैं, लिमिटेशन एक्ट है हमारा। अगर आपकी वो लिमिटेशंस निकल जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर वापस अपना लीगल एक्शन लेने से भी पीछे रह जाएंगे। ये लिमिटेशन क्या है, आप मुझे जरा समझाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कोई एक्ट हुआ, आपके घर पे चोरी हुई, आपके पास एक लिमिटेशन है कि अगर आपके घर पे आज चोरी हुई है तो आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस को ये चीज इन्फॉर्म करनी चाहिए। ओके ओके। अगर आपके घर में आज चोरी हुई है तो आप 6 महीने बाद अगर रिपोर्ट करेंगे, आई डोंट थिंक कि उसका कुछ मतलब रह जाएगा। आपने एक्सपेंसिव एडवोकेसी बताया, जैसे जी, जो ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। जी। इज इट मीन कि आप ये कहना चाह रहे हैं अगर आपको जस्टिस जल्दी और अच्छा चाहिए या अपने फेवर में, जैसा कि बहुत से ज़्यादा एलिगेशंस लगते रहते हैं एडवोकेसी पे, आएंगे हम उस पे भी, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसे अच्छे होंगे तो जस्टिस आपको जल्दी मिलेगा, 100 200 500 वाला जस्टिस आपके काम का नहीं है? इज दैट यू मीन? अगर आप बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो जो लॉ हमारा दिखता है वो क्वालिटी पे बेस्ड है, सबको इक्वल देखता है। जहाँ पे अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं है मैटर नहीं करता है, आपको जस्टिस मिलेगा। बट मेरे हिसाब से जस्टिस एक अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। जब आप कोर्ट रूम में जाएंगे, कोर्ट में एंटर करेंगे, सबसे पहले अगर आप एडवोकेट को हायर करेंगे तो वहां पे अगर कोई चीज आपके काम आएगी एक अच्छे एडवोकेट को हायर करने के लिए, आई थिंक जो प्रेमा फसाई चीजें आपके काम आती हैं वो होती है पैसे। हाँ, ट्रू। और ग्राउंड रियलिटी यही है, जो लोग एक अच्छा या इवन एक एवरेज एडवोकेट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, शायद वो ज्यादा सफर करते हैं। तो अगर आपको जस्टिस चाहिए है, सही बात है, जिसने ज़्यादा केसेस वगैरह लड़ लिए हैं, ज़्यादा फाइट कर लिए हैं, उसकी ऑब्वियस है कि फीस हाई फाई हो जाती है। इसी वजह से कहना भी है कि लॉयर इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द कंट्री। जी। कई लोग तो करोड़ों लेते हैं, मैंने रील्स वगैरह देखा था। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम्म। अगर आप एक पहलू देखेंगे जहाँ पे आप क्लाइंट हैं, तो क्लाइंट की तरफ से आपको जस्टिस चाहिए, तो हम्म। क्लाइंट कहेगा मेरा काम अच्छे से अच्छा हो जाए, जो चीज मेरे लिए बेस्ट हो सकती है मुझे वो बेस्ट मिले। बट वो सर्विसेज आपको कोर्ट में कौन दिलाने में हेल्प करेगा, वो एडवोकेट है। एडवोकेट। बट अगर आप एज एन एडवोकेट देखेंगे तो एक एडवोकेट अपनी 5 साल की 6 साल की पढ़ाई करके आया है, उसने भी अपने कॉलेज की एक्सपेंसिव फीस भरी है, वो पढ़ लिख के दिन रात मेहनत करके अपना एक करियर बना रहा है। तो वो करियर बनाएगा अपना, तो वो फ्री में एक्सपेक्ट नहीं करता है बनाने के लिए। तभी तो ये प्रॉब्लम है कि सीनियर्स पे नहीं करते। इसके पीछे का भी एक रीजन है कि सीनियर्स पे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप एक सीनियर होते हैं तो वो जो पैसे अर्न कर रहे हैं वो अपनी स्किल के बेसिस पे कर रहे हैं, वो जो पैसे अर्न कर रहे हैं वो अपने क्लाइंटाइल के बेसिस पे कर रहे हैं, उसमें जूनियर का कहीं पे कोई रोल नहीं होता है। बट जब आप एज एन एडवोकेट एज अ जूनियर होते हो, तब आप चूंकि पहलू के दूसरे साइड पे होते हो तो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि वो मुझे कुछ पेमेंट करे। बट एज अ जूनियर एज एन एडवोकेट हमें ये समझना चाहिए ये फील्ड चूज करने के पहले कि हम जिस सीनियर के अंडर में हैं हम उसके अंडर में एम्प्लॉय नहीं हैं, हम खुद एक एडवोकेट हैं और हम खुद ये कैपेसिटी रखते हैं अर्न करने के लिए। तो हमें वहाँ पे स्टाइपेंड के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। आपका क्या स्टैंड है ये जो जूनियर हैं? क्योंकि मुझे भी कई बार लगता है ना, जैसे जो सीनियर हैं वो तो जूनियर को ऐसे ट्रीट करते हैं, उनके घर की सब्जी ले आओ, गाड़ी साफ कर दो, ये कर दो, सारी चीज़ें कराते हैं, क्योंकि मेरे टच में हैं बहुत से लोग। जी, जी। वो बताते हैं मुझे ऐसा कुछ होता है। तो आपका स्टैंड क्या है कि उनको कुछ नॉमिनल फी या मतलब सर्वाइवल फी तक तो देनी चाहिए सीनियर्स को? मैं खुद इनिशियल 2 इयर्स में अपने मैंने जूनियरशिप करी है, बट बीइंग अ जूनियर एंड बीइंग अ क्वालिफाइड लॉ स्टूडेंट, आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए कि बीइंग इन अ प्रोफेशन आपको क्या क्या काम करने हैं। आप भी एज एन एडवोकेट हो, आप भी अगर उनसे कुछ काम सीख रहे हैं, आप सीनियर से अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी के बदले में आप उनको थोड़ा बहुत जो आपको काम आता है या जो आप सीख रहे हो इन द कोर्स ऑफ टाइम वो आप उनको करके दे रहे हो। तो आई थिंक आप भी उनसे कुछ ले रहे हैं और आप उनको कुछ दे रहे हैं, ये एक बार्टर सिस्टम हो गया।
ग्रेट। यहाँ पे अगर आपको स्टाइपेंड नहीं भी मिलता है तो ये ग्राउंड रियलिटी है कि जूनियर्स को स्टाइपेंड नहीं मिलता है, हाँ और ये ऑब्वियसली। प्रोफेशन चूज करने के पहले ही हमें ये ग्राउंड रियलिटी पता होती है। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कहना जी, चाह रहा था कि शायद हमारी बातों से कुछ चेंज आ सके लोगों में। और देखिए सीनियर्स का जो माइंड सेट होता है उसमें ये रहता है कि जब क्लाइंट हमारा है, मैटर्स हम कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हम कर रहे हैं, हम्म, ड्राफ्टिंग के लिए बता हम रहे हैं, अगर जूनियर उस कागज के पन्ने को टाइपिस्ट को देकर आता है कि भैया इसकी ड्राफ्टिंग कर दीजिए, टाइप कर दीजिए, सिर्फ इस काम को देने और लेने के लिए तो आपको पेमेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि जो स्किल्स रिक्वायर्ड है एडवोकेसी की आपको हम्म, वो ही डेवलप करनी पड़ेंगी। और मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, इन द मीन वाइल आप जैसे ही अपना 1 साल से 1.5 साल अपना इस मेहनत से जैसे ही क्रॉस करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी जहां से आप खुद अर्न करना शुरू कर सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ जी, दैट्स व्हाई यू आर हियर मैम। या थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि जैसे जो लॉयर्स हैं जिनकी फीस ज़्यादा है, उस पे मैं थोड़ा शिफ्ट करना चाहता हूँ हम्म। ये पॉडकास्ट अपना, कि जैसे जिनकी फीस ज़्यादा है उसको वही अफोर्ड कर सकता है जिसकी अर्निंग ज़्यादा है। जी, तो इसमें जो मिडिल स्ट्रेटा का है या जो गरीब इंसान है उसका क्या रहा? देखिए हम एडवोकेट्स की जो फीस होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, वो हम एडवोकेट्स पे डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबल उसको हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा क्लाइंट है हमारे पास हम्म, जो कि हमारी फीस पूरी बेयर कर सकता है, हम उससे पूरी फीस डिमांड करते हैं, वो हमारी फीस पे भी करता है, हम उसको रिजल्ट देते हैं, सर्विसेज देते हैं। दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं जो कि मिडिल क्लास का है, जो हमारी फीस पूरी पूरी नहीं पे कर सकता बट कुछ पार्ट में वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 50,000 डिमांड करा, वो बोलेगा नहीं 50,000 उसके लिए ज्यादा है, वो 30,000 पे सेटल करना चाहता है। हमारा काम है जस्टिस दिलाना, उसकी सर्विसेज करना, कि उसकी बात को हम कोर्ट तक लेकर जाएं। तो वहां पे एज एन एडवोकेट हमारी ड्यूटी बनती है कि उस पैसे को महत्व ना देकर हम उसकी बात को कोर्ट तक लेकर जाएं एज एन एडवोकेट। थर्ड स्टेज आती है जो कि बिल्कुल भी आपका फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हम्म, बट उनको एक अच्छे लॉयर की जरूरत है। वहां पर बहुत से एडवोकेट्स ऐसे हैं जो कि प्रो बोनो केसेस भी करते हैं, ये सीनियर एडवोकेट्स भी करते हैं, और या जो जूनियर्स हैं वो भी हम्म। अपनी स्टार्टिंग की प्रैक्टिस में प्रो बोनो केसेस लेते हैं। प्रो बोनो जहाँ मीन्स प्रो फ्री बोनो का में? मतलब वो आपका केस फ्री में करते हैं ओके। और आपकी सारी चीजों को कोर्ट तक लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसे 100 में कितने लोग होंगे? 10 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, इनकी मेजॉरिटी है, Okay? कोर्ट में इनकी मेजॉरिटी है। ग्राउंड रियलिटी प्रैक्टिकली ये चीज मैंने खुद महसूस करी है। जो एडवोकेट लोगों से फीस लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि एडवोकेट्स खुद भी कॉम्प्रोमाइज करके लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि जेन्युइन इशू है और इनकी बात को कोर्ट तक लेके जाना है, तो बीइंग एन एडवोकेट वो अपनी ड्यूटी समझते हैं उनकी बात को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए, और उनको बेस्ट रिजल्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर मैम आप कह रहे हैं कि इनकी मेजॉरिटी है जो प्रो बोनो केस जी राइट जी लेते हैं, फ्री में केसेस लड़ रहे हैं, जी अगर इनकी मेजॉरिटी है तो फिर कोर्ट को लीगल जो काउंसिल गरीब वगैरह होते हैं ना, जी 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 उनको एक काउंसिल प्रोवाइड कर देते हैं जो उनके लिए फ्री में लड़ता है। गवर्नमेंट हाँ एडवोकेट्स। गवर्नमेंट एडवोकेट, इनकी फिर नेसेसिटी क्यों पड़ी जी, अगर मेजॉरिटी में ही है एक्चुअली प्रो बोनो वाले? देखिए गवर्नमेंट हमारी हर तरीके की फैसिलिटीज को पेपर्स पे प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। जैसे कि उसने ऐसे क्लाइंट्स जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते एडवोकेट्स के लिए, उसके लिए उसने एक एक्ट बनाया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसके तहत पे हर कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं। जहां पे अगर कोई भी क्लाइंट ऐसा होता है जो कि एडवोकेट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है और कोर्ट में जाके इस बात के लिए बोलता है कि उसको गवर्नमेंट एडवोकेट हायर करना है, तो कोर्ट उसको गवर्नमेंट एडवोकेट देती है। बट वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं वो जनरली अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस उतना नहीं करते हैं, वो ओके। गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट सैलरी मिलती है। तो वहां पे एफिशिएंसी का प्लस उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। जो गवर्नमेंट लॉयर है। जी, हाँ। कि अगर वो अपने क्लाइंट का जो भी उन्हें दिया गया है कोर्ट की तरफ से, उसकी तरफ से अगर वो केसेस कर रहे हैं हैंडल, तो क्या वो जो केसेस हैंडल कर रहे हैं वो पूरी सच्चाई से कर रहे हैं, पूरी प्योर इंटेंशंस के साथ कर रहे हैं, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है। कुछ गवर्नमेंट एडवोकेट्स काफी अच्छे होते हैं जो पूरे 100% देते हैं, बट कुछ गवर्नमेंट एडवोकेट्स ऐसे भी होते हैं जिनका इंटेंशन होता है कि शायद फाइनेंशियली इंटरेस्ट की तरफ चला जाता है, तो वो शायद अपना 100% नहीं कंट्रीब्यूट करते उन केसेस में। हम्म, बट ये चीज जो भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है उनके साथ नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस हैं। अगर वो उसके पास 100 केसेस हैं फॉर एग्जाम्पल, हम्म, 100 में अगर उसने 10 प्रो बोनो ले लिए तो वो अपने 90 केसेस से अर्न कर रहा है।
तो उसको वो फाइनेंशियल सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, जब आप फाइनेंशियली गुड पोजीशन में होते हैं तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट की तरफ गलत तरीकों से नहीं जाते। ये बताइएगा मैम कि जैसे जो गवर्नमेंट लीगल काउंसिल्स होते हैं अफेक्टिव रहते हैं कि उनका भी ऐसा ही हाल है कि सरकार की तरफ से वाला काम ढीला ही है उनका भी? सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अपना काम बहुत ही इफेक्टिवली करते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोग फाइनेंशियल इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं, इंटरेस्टेड। वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एडवोकेट्स भी ऐसे हैं जो कि अपना 100% नहीं देते हैं। मतलब थोड़ा लैग रहता है वहाँ पे भी? हाँ, बिल्कुल लैग रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट एडवोकेट्स के ऊपर किसी भी तरीके की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है कि वो अपना काम कितना इफेक्टिवली कर रहे हैं। तो क्या आपका क्या स्टैंड है, इन पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए? मतलब इनका भी जो केसेस इन्होंने फाइट किए हैं उसका सक्सेस रेशियो देखना चाहिए, देखा जाना जी चाहिए? बिल्कुल, आई ओके। थिंक आपको गवर्नमेंट एडवोकेट्स भी उसी सक्सेस रेशियो के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट करने चाहिए। और अभी क्या होगा सक्सेस रेशियो? बहुत कम, मिनिमल? हाँ, बहुत रेयर है, बहुत कम है। एक्चुअली इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि कोर्ट के ऊपर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत बर्डन है केसेस का। तो एक अगर आप सिंगल एडवोकेट की बात करें तो उसके पास जो नंबर ऑफ केसेस हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस एक सिंगल पर्सन के पास जाएंगे तो आप सब में इक्वली इफेक्टिव नहीं हो सकते। ओके। कहीं ना कहीं आपका जो इफेक्टिवनेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने श्रद्धा जी कई लेडी लॉयर्स के पॉडकास्ट किए, तो उन सभी लोगों से जो मुझे एक बेसिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको, उसके बारे में पता चला, दैट इज मोलेस्टेशन। कि जहां आप जस्टिस के लिए जा रहे हैं वहां भी आपका आपके सीनियर्स जो है मोलेस्ट आपको करते हैं। इज इट ट्रू? जी, इस बात में सच्चाई है, ये बात झूठ नहीं है। यहाँ पे खासकर अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, आपके कनेक्शंस नहीं है तो? मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन से कोई ताल्लुक है। अगर आप एक वुमेन एडवोकेट हैं, जनरली अगर आप आज के डेट पर देखोगे जितने भी लड़कियां लॉ कर रही हैं यूजुअली वो कॉर्पोरेट्स में जाती हैं, और या फिर अगर उनको प्रैक्टिस करनी होती है वो हाई कोर्ट्स जाती हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट्स प्रेफर करती हैं, क्योंकि वहां पे आई थिंक ये रेशियो ज़्यादा है कि वहां पे लड़कियां आपको ज़्यादा दिखेंगी प्रैक्टिस करते हुए एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ट्रू। मैंने भी जब इनिशियली स्टार्ट किया था कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जबकि कानपुर महानगर है और जहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बहुत बड़ी है क्योंकि ये सेशन कोर्ट्स भी है। बट अगर आप इससे भी छोटे छोटे ऐसे ऐसे जिले हैं या तहसील हैं, उन्नाव हो गया, शुक्लागंज हो गया हमारे आसपास के, जहाँ पे आपको लड़कियां बहुत कम दिखेंगी। जब मैं खुद गई थी मुझे एक सीनियर लेडी एडवोकेट की तलाश थी कि मैं किसी सीनियर लेडी एडवोकेट के अंडर में काम करूं, बट मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मुझे वो क्वालिटी नहीं मिली, मुझे वो नंबर्स नहीं मिले चूज करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे लेडी लॉयर्स का रेशियो ही कम रहा होगा। रेशियो तो बहुत कम है ही है, क्वालिटी का भी इशू है, क्योंकि आई थिंक एज अ वुमेन आपकी लाइफ इतनी चैलेंजिंग होती है, इतनी प्रायोरिटीज आपकी, तो आप उतना करियर में आई थिंक फोकस नहीं हो पाते। सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम्म, स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। okay। बाकी अगर आप हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स में बात करेंगे तो वहाँ पे फिर भी आपको वुमेन बहुत ही सक्सेसफुल दिखेंगे, बट जब आप इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आते हैं, तहसील में आते हैं, लोअर ग्राउंड रियलिटी में आते हैं, यहाँ पे आपको लड़कियों का रेशियो बहुत ही कम दिखेगा। और रही ओके। बात मोलेस्टेशन की, ऐसे तो बहुत ही केसेस आते रहते हैं कि जहाँ पे विमेन एडवोकेट्स के साथ भी रेप के केसेस सुनने में आते हैं। जहाँ पे आप जस्टिस के लिए गए हैं जी, वहाँ पे क्राइम हो रहा है, ये सैड ये रियलिटी बहुत ही है। दुखद है ये चीज़ हमारे लिए, बीइंग हम्म, अ वुमन। ये मेरा अपना पर्सनल है। इवन जो हमारे कुछ अच्छे सीनियर्स होते हैं वो लड़कियों को 5 बजे के बाद कोर्ट की बिल्डिंग्स में भी नहीं जाने देते हैं, ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है। कई विमेन लॉयर्स होंगी जिनको ये सुनने को मिला होगा कि आप अपना जो काम है वो टाइमली खत्म करके आ जाइए, बल्कि वहीं पे जो दूसरा जेंडर मेल है हमारा, अगर वहां पे किसी जूनियर को 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद भी कोर्ट में जाना है, कोई फाइल देखनी है, इंस्पेक्ट करनी है, कोई भी काम है, मिसलेनियस वर्क्स होते हैं हमारे, उन वर्क्स के लिए अगर उनको जाना है तो वो उनको 2 बार सोचना नहीं पड़ता, बट बीइंग अ वुमेन आपको ये चीज़ सोचनी पड़ती है। ये भी वुमेन्स के लिए एक ये रिस्ट्रिक्शन ही काइंड ऑफ रहती है। रिस्ट्रिक्शन है, ये एक प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शन है, एंड आई थिंक इसमें आप जो स्टैंड ले सकते हो वो भी बहुत ही इंडिविजुअल स्टैंड होता है। बीइंग अ वुमन ही आपको उसमें स्टैंड लेना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा इसमें किसी से हेल्प नहीं ले सकते, या आप इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट आपको उस सिचुएशन से बचाए। ओके। और ऐसे अगर मान लो केसेस हुई हैं तो जजेस के पास जाते ही होंगे, बार काउंसिल के पास जाते ही होंगे केसेस? हाँ, बार तो वो कोई काउंसिल के पास एक्शन जाते हैं, वगैरह नहीं लेते वो लोग? एक्शंस लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एज अ बार मेंबर भी उनकी रिस्पेक्ट आ जाती है। वहाँ पे फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इंटरनल प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे बात दबाया जाना आई थिंक बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, हम्म। बहुत इजी रहता है। आपने जैसे अभी बताया ना कि बहुत से लोग जो लेडी लॉयर्स हैं या मोस्टली जो भी यूथ है लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है,
अपने करियर गोल में वो क्या है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इंक्लूड ही नहीं करते। जी। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? व्हाट इज़ द बेसिक रूट कॉज बिहाइंड इट? मैं जो इसका रीज़न मानूंगी वो तो ये है कि आप एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करने से बेहतर है कि आप 5 स्टार में वही काम करें। हाँ, ये ट्रू। वो वाली चीज़ है। मैं इसमें यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि जो 5 स्टार है वो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। आप वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। मैं डिमोटिवेट नहीं करती हूँ किसी को कि नहीं नहीं आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। बट अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको लिटिगेशन ही करना है, आपका इंटरेस्ट है लिटिगेशन में, और अगर आप किसी वजह से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, हम्म। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक है जो कि दिल्ली में है, हाई कोर्ट्स भी हर स्टेट का अपने उसके कैपिटल में है, पर जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं सभी कैपिटल में तो नहीं रहते हैं ना, कुछ अलग अलग पार्ट्स में भी रहते हैं, बट वो चाहते हैं कि वो लिटिगेशन को परस्यू करें। वहां पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक रूट होता है जहां से आपका केस स्टार्ट होता है, अगर आपको रूट कॉज में ही काम करने को मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो आई थिंक यूथ को भी वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जितने भी एडवोकेट्स हैं बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही एजड हैं, जो कि पुरानी तरीके से काम करते हैं। वहां पे भी क्वालिटी की बहुत ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। जी। क्योंकि अगर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही क्वालिटी वर्क नहीं आएगा तो आप हाई कोर्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट्स करेंगे वो आई थिंक आपका वेस्ट है, क्योंकि जो आपका केस प्रिपेयर होके आ रहा है वो तो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ रहा है। अगर उसमें ही आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, और आई थिंक जितने भी क्वालिटी स्टूडेंट्स अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। जी, एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। हाँ, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप परस्यू आगे कर सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट किया है। जी। हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? आई वेंट विथ माई सीनियर एंड वन लाइन ही टोल्ड मी कि इस कोर्ट में जब आप एंटर करते हो मॉर्निंग में तब आप बहुत खुशी से एंटर करते हैं, आप बहुत सारा काम लेकर आते हैं अपने सीनियर ने जो दिया होता है, बट जब आप वहां से वापस निकलते हैं तब आप मायूस होते हो या फिर डिससेटिस्फाइड होते हो अपने आप से, क्योंकि आपको जो भी काम मिला होता है वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं एज अ जूनियर। ऐसा क्यों? आपको बहुत सारी डीलिंग्स करनी होती हैं। जब आप लॉ कॉलेज में होते हो तो आपको एक बहुत ही सिस्टमैटिक एटमॉस्फेयर मिलता है, बट जब आप ग्राउंड रियलिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसी जगह पे उतरते हो तो आपको जो एक वो सरकारी दफ्तर वाली फीलिंग आती है ना, बाबू, बड़े बाबू, हाँ, पेशकार, फिर उससे भी जो कॉन्ट्रैक्ट में लोग काम कर रहे हैं, भैया लोग, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का जिनसे आपको डील करना पड़ता है, वो जो डीलिंग है वो आपने उसके पहले नहीं करी होती है, क्योंकि उनसे बात करना, उनसे कनेक्ट करना इज नॉट इजी। आपको उनके लेवल पे जाके उनसे पूरा कनेक्ट करके फिर कम्युनिकेशन करनी होती है अपना काम करवाने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इजी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ केसेस की फाइल्स चाहिए होते हैं, एक सिस्टमैटिक होता है कि इस केसेस की फाइल यहाँ पे अरेंज्ड होंगी, वहाँ पे नहीं है। ओके। वहाँ पे सिर्फ उस बाबू को पता है कि वो फाइल कहाँ है। हाँ, तो वो सिस्टमेटिक चीजें वो बाबू ही करता अगर है वो बाबू वहां से चला गया कोई नहीं बताएगा, किसी को पता ही नहीं पड़ेगी कि वो फाइल कहाँ कि गई, कौन सी फाइल कहाँ। क्योंकि वही उसको डील कर रहा है। तो उन्होंने ये बोला था कि आप जब वहां से वापस आएंगे तो बहुत से काम होंगे जो आप नहीं करवा के लौट पाएंगे, बट मेरा जो कि मुझे प्रैक्टिस करनी थी, मैंने उसी दिन से ये चीज़ समझ ली थी कि मैं जब भी कोर्ट से वापस आऊंगी मैं खाली हाथ तो नहीं आऊंगी। मैं यहाँ से काम करवा के जाऊंगी, भले 4 बजे 5 बजे। मैंने अपने प्रोफेशन के लिए कोई टाइमिंग बार नहीं रखी। मैंने अपना पूरा 110% दिया इस प्रोफेशन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ताकि मैं अच्छे से इसमें यहाँ पे सेट हो जाऊँ इस एटमॉस्फेयर में और अपनी एडवोकेसी प्रैक्टिस कर पाऊँ। इनफैक्ट हमारी सभी की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ उसके थैंक यू लिए। सो मच। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी तक मेरा कोर्ट रूम में ऐसा कुछ नहीं केसेस हुआ, और ना ही मैं चाहता हूँ भगवान ऐसा मेरा कुछ हो। मैं भी नहीं चाहती कि हो किसी का। डॉक्टर डॉक्टर और वकील, इनके हाँ। चक्कर में भगवान मुझे न डाले कभी भी। लेकिन अब मुझे वो सिनेरियो समझाइए कोर्ट के अंदर का, जैसा मूवीज वगैरह में देखते हैं। हम्म। वो क्या नाम, सनी देओल की मूवीज के डायलॉग बहुत ज्यादा वायरल हैं होते तारीख हैं। पे तारीख। तारीख पे तारीख वगैरह, या इस जज को खरीद लेता मैं, हाँ। अगर ये नहीं बिकता तो इस जज को खरीद लेता मैं, हम्म। ऐसा कुछ होता है कोर्ट के अंदर? वहां का क्या सिनेरियो रहता है, मुझे वो अच्छा, समझाइए ठीक आप। है। हाँ। देखिए, कोर्ट रूम में एंटर करने के पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना होता है एज एन एडवोकेट, और आई थिंक क्लाइंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम डायरेक्टली कोर्ट रूम्स में नहीं चले जाते आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए। हम्म। जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है सबसे पहले आप एक वकील के पास जाते हैं। वकील आपकी चीज़ों को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करके वो कोर्ट रूम, हर एक कोर्ट रूम का अपना एक कोर्ट ऑफिस होता है, वहां से पूरा प्रिपरेशंस होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, आपकी एक हियरिंग की डेट फिक्स होती है।
फिर उसके बाद वो चीज़ कोर्ट रूम पे आती है। कोर्ट रूम पे फर्स्ट डेट पे आपका एडमिशन होता है कि क्या आपका केस यहाँ पे वैलिड है जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग की हम्म। चीज़ें, कि आपका यहाँ पे केस चलना भी चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जहाँ पे फाइलिंग के बाद ये नोटिस का स्टेज आता है, जहाँ पे आप ऑपोजिट पार्टी को नोटिस भेजते हैं, वो आते हैं। आई थिंक 3 से 4 डेट्स तो उसमें ही चले जाते हैं कि आपके समन्स जाने में और समन्स आने में। उसमें भी अगर ये सिचुएशन होती है कि पार्टीज मान लीजिए नहीं आई, तो आपका एक पक्षीय चलती है कार्रवाई। एक पक्षीय कार्रवाई एक्स पार्टे आपकी प्रोसीडिंग चली, उसी बीच में जब आपका एक्स पार्टे कोई ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया, दूसरी पार्टी का काउंसिल आ गया, आपका वो ऑर्डर उसने रिकॉल कर लिया। बेसिकली एज अ एडवोकेट या एज अ क्लाइंट, आप जिसको एज एन एक्स पार्टे अभी तक चला रहे थे पूरी प्रोसीडिंग, अब आपकी वो पूरी बेकार हो गई, क्योंकि अब वो चीज़ रिकॉल हो गई, वापस से इनिशियल स्टेज पे आ गया केस। हाँ, तो बेसिक से स्टार्ट होगा अब फिर आपका से। बेसिक से स्टार्ट ये होगा कि आपने जो कंप्लेंट अपनी फाइल करी थी, अब ऑपोजिट पार्टी उसका जवाब देगी। जब ओके। ऑपोजिट पार्टी उसका जवाब देगी तो फिर एक नेक्स्ट डेट लेगी। वो जवाब नेक्स्ट डेट पे फाइल कर दे, बेस्ट है। 3 से 4 डेट्स के बाद भी उसको फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना जवाब दे। और ये जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, इसका एक बहुत ही बेसिक आंसर है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल जस्टिस पे, वेलफेयर पे, इन वर्ड्स पे पूरा डिपेंडेंट है। तो आप दोनों पार्टीज को सुने बिना आप कोई भी आदेश नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, तारीख पे तारीख एडवोकेट्स लेते हैं, एडजर्नमेंट्स लेते हैं, ये ओके। सब रीजंस हैं अलग अलग। हम्म। बट एडजर्नमेंट्स, आई थिंक बीइंग एन एडवोकेट भी आपको यूजलेस नहीं लेने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने कोई केस फाइल करा है, या इवन अगर आप ऑपोजिट पार्टी से भी हैं, आई थिंक डिले करने से बेटर है आप उसका जवाब दीजिए, आप कंटेस्ट करिए, आप आर्ग्यूमेंट्स करिए, जो डिसीजन हो आप डिसीजन लीजिए कोर्ट से टाइमली, आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए। ओके श्रद्धा जी, आपने जो बताया उसमें दो क्वेश्चंस हैं मेरे। जैसे जब आपने बताया कि कोई भी अपना केस लेके आता है कोर्ट में, तो सबसे पहले वो एडवोकेट को एक मिलता है। तो ये बताइए, जब वो केसेस वगैरह आपने लिखवाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ी है, इन्होंने मेरे साथ ये क्राइम कर दिया, तो उसमें एडवोकेट जो है वो चीज़ें एग्जेजरेट करते हैं कि ये भी लगवा दो तो वो जेल से नहीं निकल पाएगा, ये भी इस पे धारा डलवा दो तो फिर ज़िंदगी नरक हो जाएगी उसकी, ऐसा एग्जेजरेशन होती है? नहीं, बढ़ा चढ़ा के लिखवाने वाली बात नहीं है, बट ये ज़रूर मैं बोलूँगी एडवाइस करते हैं। और कोई भी एडवोकेट, मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा एडवाइस करता है जो कि उस इंसान के साथ ना हुआ हो। क्योंकि जितना भी ले मैन होता है, नॉर्मल इंसान होता है, वो सिर्फ अपनी कहानी बोलता है, वो प्रोविजंस नहीं बोलता है साथ में। बट बीइंग एन एडवोकेट, हम लोग जब उसकी कहानी को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें लगता है कि इसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, जिसमें आपके जो कंडीशंस हो रही हैं, या आपके जो जो एलिमेंट्स हैं आपके इस कहानी में, हम उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोविजंस लगाते हैं। आपको लगता है कि ये प्रोसीडिंग्स जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बहुत ज़्यादा स्लो है? स्लो, आई थिंक हमारे जो लीगल प्रोसीजर है वो बहुत ही लेंदी है, वो बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो जिसको जस्टिस चाहिए होता है, जो कि अपनी प्रॉब्लम लेके कोर्ट में आता है, उसके लिए आई थिंक 3 साल से 5 साल का जो टाइम है, उसको हम बोलते हैं बहुत जल्दी हो गया है। अच्छा, 3 से 5 साल भी जल्दी हो बहुत गया? जल्दी हो गया है, ओके। क्योंकि जो मैंने आपको स्टेज अभी लास्टली बताई कि हम फाइलिंग करते हैं, नोटिस जाते हैं, अपीयर करता है ऑपोजिट पार्टी, ये जो पूरा टाइम प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस का जो टाइम टेकिंग है, ये अराउंड 1 ईयर का है। सिर्फ ये प्रोसेस जी? जी, ये पूरा 1 ईयर का है। अगर आप कोई एक मैटर लेते हैं, फाइल करते हैं, अगर आपकी ईयरली उस पे 12 हियरिंग्स भी हो रही हैं, तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा केस चल रहा है, कि आपकी पूरे साल में 12 हियरिंग्स हो रही हैं, क्योंकि 12 हियरिंग्स का मतलब है आपका मंथली एक डेट लग एक रहा है। डेट लग रहा है, हाँ। और जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जनरली डेट्स दी जाती है, वो 2 से ढाई महीने की दी जाती हैं। और 2 से ढाई महीने देने के बावजूद भी यहाँ पे समर वेकेशंस का भी जो मंथली गैप होता है, वो सब भी काउंट होके, हम्म। तो लोगों के जो मैटर्स होते हैं जनरली, उसमें साल में 6 से 7 डेट्स पड़ती हैं। हम्म। अब छः ओ, से सात डेट्स में क्या कितना हो जाएगा? आप एक डेट में गए, आपने बोल दिया नोटिस हमने सर्व कर दिया है, बट ऑपोजिट पार्टी नहीं आई। आप दूसरी डेट में गए, नोटिस सर्व हो चुका है बट ऑपोजिट पार्टी नहीं आई, हम्म। लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी गई, थर्ड डेट हुई, नहीं आया, एक्स पार्टे हो गया। फोर्थ पे गए, एक्स पार्टे था, हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, एक्स पार्टे ऑर्डर हुआ, 6 डेट पे आ गया। अब 6 डेट पे वो जो काम करेगा, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी मांगेगा कि उसको WS फाइल करना है, रिटर्न स्टेटमेंट, ओके। मतलब अपना रिप्लाई फाइल करना है। जब वो अपना रिप्लाई फाइल करेगा तो उसके लिए फिर एक डेट लेगा। आप नेक्स्ट ईयर में मूव ऑन कर गए। अब नेक्स्ट ईयर में जब आप मूव ऑन कर गए अपने रिप्लाई फाइल करने के लिए, अब आप वहां से किस स्टेज पर आ गए? जब हमने केस फाइल करके आपको पहली नोटिस दी थी, जिसमें आपको आ जाना चाहिए था अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हम्म। और उसी के नेक्स्ट डेट में आपको अपना रिप्लाई फाइल करना चाहिए था।
तो अब वो आपकी 6 या 7th हियरिंग में जी। वो फर्स्ट वाले का रिप्लाई करेगा। जो लोगों को लगता है कि सिर्फ 3 से 4 हियरिंग का काम है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली उसमें 1.5 साल लग जाता है। तो ये लोग तो मतलब जो एडवोकेट्स हैं, तो ये तो जान के भी करते होंगे कि 3 या 4 हैं बिल्कुल हियरिंग मेरे करते हैं। पास। अगर आप ऑपोजिट पार्टी की तरफ से है तो कहीं ना कहीं एडवोकेट्स ये सजेशंस भी देते हैं, ये एडवाइस भी करते हैं कि आप ऐसे से डील करिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो लॉ है वो वेलफेयर सिस्टम पे काम करता है। आपकी रिकॉल एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी, ये अंडरस्टूड है, अगर आपने अपनी चीज़ों को कोर्ट के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर लिया है, उसको ये चीज़ कन्विंस कर दी है कि आपके क्यों नहीं आया अभी तक, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो बहुत जगह ऐसे मिसयूज भी हुआ होता है। हाँ, मोस्टली जब ऑप्शन है तो मिसयूज करेगा ही इंसान। जी। नाउ कमिंग टू मोस्ट डिबेटेड टॉपिक श्रद्धा जी, दैट इज डाइवोर्स एंड एलिमनी। जी। जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और जी। डिबेटेबल है, एंड आई थिंक आप एक्सपर्ट भी इसी की हैं, जी। मैट्रिमोनियल केसेस वगैरह की। तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड डाइवोर्सेस जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं डाइवोर्स केसेस, पहले इतने नहीं सुनने में आते थे। देखिए, अगर ताली दो हाथ से ही बजती है, हम्म। पहले भी दो ही हाथ से बजती थी, हम्म। आज भी दो ही हाथ से बजती है। बट बस पहले फर्क एक। इतना है, पहले जो दो हाथ थे उसमें एक हाथ बोल नहीं पाता था, जो कि थी लड़की की साइड। एक हाथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता था। हम्म। जी हाँ, पहले की आई थिंक जो लड़कियां थी, जो वुमेन थी, अगर हम लोग अपनी ही फैमिलीज में देखते हैं, नानी दादी, इवन हमारी जो मदर भी जिस जनरेशन की हैं, उनके अंदर सहने की शक्ति बहुत है, सैक्रिफाइस करने का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, हाँ, ट्रू। जो कि आई थिंक आज के इस जनरेशन में विमेन के अंदर नहीं है। और ये बहुत ही मेन रीजन है डाइवोर्स के केसेस के लिए। बट इसका जो दूसरा साइड है, वो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि विमेन को हमेशा सहना चाहिए या अपनी चीजों को सैक्रिफाइस करना चाहिए। यहाँ पे फर्क ये आया है कि विमेन तो प्रोग्रेसिव हो गई है सोसाइटी के साथ, टाइम चेंज हुआ, विमेन प्रोग्रेसिव हुई है। उस सोसाइटी का जो दूसरा पार्ट है मेल, वो प्रोग्रेसिव नहीं हुआ। उसका अभी भी वही पैट्रियार्कल माइंडसेट है। हाँ, बट इसमें हम मेन को भी पूरा ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमेशा जो भी मेल कैंडिडेट होता है फैमिली का, वो अपने बड़ा मेल कैंडिडेट देखता है कि उसका अपनी फैमिली में क्या रोल है। अगर कोई लड़का है वो अपने फादर को देखता है, कोई लड़की है तो अपनी मदर को देखती है। डिफरेंस ये आया कि अगर लड़के ने अपने फादर को देखा कि वो रूल कर रहा है, वो पूरी फैमिली चला रहा है, उसके पापा बाहर जा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, घर आते हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, मेल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको देख रहे हैं। अगर आप किसी मेल को देखेंगे, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो फैक्टर है वो आज भी है उनके अंदर। बट लड़की ने अपनी मदर के लिए क्या देखा कि उसको सैक्रिफाइस करते हुए देखा। जहां से लड़की के अंदर ये चीज आई कि शायद इतना सैक्रिफाइस करना सही नहीं है, या मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां से उस लड़की ने प्रोग्रेसिव होना चालू किया। आज लड़कियां एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड होने के साथ साथ आई थिंक वो मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बहुत ज्यादा अप्रोच रख रही हैं, जिसकी वजह से आई थिंक वो अपने कल्चर से भी थोड़ा सा डिस्टेंट हो रही हैं। वो मॉडर्न हो गई हैं, बट आई थिंक वो जो जिस सोसाइटी से, जिस फैमिली के ग्रुप से वो निकली थी, वो उसको भूल गई। तो अब वहां पे उन्होंने अपनी मदर की सैक्रिफाइस से एजुकेशन के साथ साथ जब मॉडर्न वर्ल्ड की भी चीजों को अपनाया, वहां से क्लैश होना स्टार्ट किया। क्योंकि बीइंग अ डॉटर या बीइंग अ वुमन, आपने उस चीज को अपना लिया, बट आपका जो दूसरा सेक्शन है सोसाइटी का, जो कि मेल है, उसने वो चीज को नहीं अपनाई है। हाँ, तो एक चीज़ प्रोग्रेसिव हो गई और एक चीज़ अभी उसी लेवल पे है, जी। स्टैग्नेंट है। ओके, आपने कई केसेस देखे होंगे श्रद्धा जी, जिनमें लड़कियों की तरफ से क्या रहता है ना, कि एलिमनी की जब बात आती है तो एक जी। हैवी अमाउंट डिमांड किया जाता है कि मुझे इतने करोड़ चाहिए या ये वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला। तो क्या आप मुझे बताइएगा, जो प्रोग्रेसिव जैसे आपने बताया जी। लड़कियां और आजकल तो अर्निंग्स भी कर रही हैं, उसके बाद भी उनको मेंटेनेंस दिया जाना, एलिमनी दिया जाना, जो कि कोर्ट उनको देता है, अगर वो अर्न कर रही हैं तब भी, तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? व्हाट्स योर पीओवी ऑन इट? ये उस तरीके से जस्टिफाइड है, और कहाँ तक जस्टिफाइड है मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी। जो भी वर्किंग विमेन है, उनके लिए कैसे जस्टिफाई करती है कोर्ट, या किस ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेके चलती है। एक विमेन है जो कि अर्निंग है, उसने उसकी शादी हुई, एक फैमिली बनी जहाँ पे लड़का भी अर्निंग है, लड़की भी अर्निंग है, दोनों अर्निंग है, चल रहा है। अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आती है लड़की के ऊपर, भले ही वो एजुकेटेड हो, अर्निंग हो, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी के बाद जब उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं एज अ मदर, जिसकी वजह से उसने अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, अपना करियर छोड़ना पड़ा, वो वहां पे अपनी एक फैमिली को प्रायोरिटी देके अपनी फैमिली संभाल रही है। ऐसी सिचुएशंस में अगर आगे जाके इन दो कपल्स के बीच में डिवोर्स होता है, वहां पे वो लेडी एजुकेटेड तो है,
बट कहीं न कहीं अब वो अपनी अर्निंग जो पहले करती थी, वो अब कैपेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं, अगर आप 2 साल का 3 साल का गैप भी ले लें, तो मुझे नहीं लगता कि बाद में आपको वैसा कोई जॉब मिलता है। तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एजुकेटेड है, तो आप उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे एज़ एन हस्बैंड। सेकेंडली उसका रीज़न ये आता है, जब भी आप सॉरी, शादी आपको उस प्रोसेस में फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए और उसका भी मैं आपको रीज़न देती हूँ। जब आप शादी करके एज़ अ कपल आप जाते हो, लड़की की जो इनकम है आज भी सोसाइटी में एज़ एन एडिशनल इनकम देखी जाती है, ना कि प्राइमरी इनकम। लड़कों की जो इनकम है वो प्राइमरी इनकम देखी जाती है। ट्रू। अगर किसी भी घर की बहू कमा रही है, आपने ये कहते हुए जनरली सुना होगा यहाँ पे कि बहू भी कमाती है। तो बहू ट्रू। का एक एडिशनल है जो कि सेविंग्स में जाता है, अलग-अलग चीज़ों में जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हार्डशिप्स नहीं है कि दोनों को मिल के करना पड़ रहा है। वहाँ पे एडिशनल है प्लस कंडीशनल है। अगर कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जहाँ पे बहू को वो चीज़ छोड़नी पड़ रही है, उसके लिए 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो छुड़वा दिया जाएगा क्योंकि आपका वो प्राइमरी चीज़ नहीं है, एडिशनल है। एडिशनल है। ऐसे ही सिचुएशन में जब डाइवोर्स होता है, जब आपका डाइवोर्स हो गया, मान लीजिए अगर वो अर्निंग भी है, तो भी कहीं न कहीं जब आपकी शादी थी तब भी आप उसको फाइनेंशियली हेल्प तो कर रहे थे, जबकि वो अर्निंग थी। जब आपकी शादी थी एज़ एन हस्बैंड और वाइफ, अर्निंग होने के बावजूद भी आप उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, अपने साथ रख रहे थे। तो लड़कियों का आई थिंक जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करा गया है अभी भी सोसाइटी में। वो हमेशा से कंडीशनल रहा है, या फिर कोई अगर आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, कोई इमरजेंसी है, वहाँ पे उसको देखा गया है। मैं सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं कि दोनों लोग कमा रहे हैं, अपनी चीज़ें, अपने करियर गोल्स को अचीव कर रहे हैं, वो जो सोसाइटी में परसेंटेज है वो बहुत कम है। ओके। वो 10% है। बट जहाँ पे आप थोड़ा सा छोटे शहर में आएंगे, थोड़ा सा गांव की तरफ जाएंगे, वहाँ पे लड़कियां एजुकेटेड भी नहीं है। हाँ ट्रू, उनको दिया जाना चाहिए जो नीडी है। एलिमनी शुड बी गिवन हम्म। दोज हु आर नीडी। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ उन पे जिनकी जैसे जॉब है। आपने बोला प्रेगनेंसी वाला, आई टोटली एग्री विद देम कि जो प्रेगनेंसी स्टेट में है उनको एलिमनी मिलना चाहिए, फाइनेंशियली हेल्प उनको होनी चाहिए। लेकिन सारे मैटर्स तो प्रेगनेंसी वाले नहीं है ना। नहीं नहीं, देखिए सारे 100 में 10 मैटर्स होंगे। नहीं नहीं, प्रेगनेंसी वाला मैम मैटर की बात नहीं, वो एक कंडीशन थी हाँ, वही कंडीशन कि सारे लोगों जहाँ के साथ पे तो नहीं है। हाँ लड़की को अपनी जॉब वगैरह ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, करियर को छोड़ना पड़ता है, हम्म। ऐसी सिचुएशंस आती हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लड़की एजुकेटेड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में जिस टाइम पे वो मैटर चल रहा है, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि वहाँ पे आपको एलिमनी नहीं दी जानी चाहिए। ये मेरा स्टैंड है, हाँ, ये मेरा लेकिन अपना कोर्ट फिर भी ओपिनियन। अलाउ करती है जी, एलिमनी। एक्चुअली कोर्ट जिस आइडिया, जिस ज्यूरिस्प्रूडेंस पे बात करती है ना, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ से आती है कि जब आप अर्निंग हो और अगर आपकी शादी होती है, तो भी कहीं ना कहीं लड़की का खर्चा उसका पति ही उठाता है। लेकिन उस टाइम पे तो वो वाइफ भी है, अर्निंग भी है, उसके लिए खाना बनाती है, उसके बच्चों को देखती है, फैमिली की जी जी। टेक केयर करती है, तो फिर फाइनेंशियली हेल्प करती है। लेकिन जब डाइवोर्स ले ही रहे हो, हमारा आपका किसी से मतलब ही नहीं है, आप अपना कमाओ हम अपना कमाएं। हो सकता है मुझे बैकलैशेस आ सकते हैं इस पे लेकिन देखिए, जो रियल है वो है। जब भी किसी चीज को पावर दी जाती है ना, अगर किसी को थोड़ी सी भी पावर दे दी जाए, उसका प्लस भी पॉइंट होता है, प्लस उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ते हैं। आप जो बात बोल रहे हो वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पावर के, इस लॉ के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बट इस पे जो ग्राउंड रियलिटी जो मैं देखती हूँ डेली बेसिस पे, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ट्रू। ये जो केसेस आप देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइप में होते हैं, जहाँ पे लड़की कमा रही है, और ये आम तौर पे आप देखेंगे सेलिब्रिटीज पे, सेलिब्रिटीज अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उनको करोड़ का एलिमनी मिल जाता है। हाँ, क्योंकि अपोजिट साइड अफोर्ड कर सकती है। दोनों कर सकते हैं, दोनों ही अगर एक्टर्स हैं, दोनों के पास अपनी अपनी नेटवर्थ है, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, किसी को जरूरत नहीं है। और ये चीज ऑन पेपर्स है, ये चीज पब्लिकली है, बट फिर भी वहां पे कोर्ट देती है ओके। क्योंकि लॉ अलाउ कर रहा है उसको। ओके, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इस वजह से पूछा श्रद्धा जी, क्योंकि कई आपने बताया एक्टर्स वाली बात, तो जो अपोजिट पार्टी है, मेल, वो अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड तो फीमेल भी कर सकती है अगर वो एक्टर है तो, लेकिन वो करोड़्स में एलिमनी दे सकता है क्योंकि एक्टर है, अफोर्ड कर लेगा। कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं, मैंने एक एडवोकेट का पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं केस फाइट कर रहा हूँ, सामने जज ने बोला कि दिहाड़ी कर सकते हो, दिहाड़ी करो और वाइफ को जो है एलिमनी दो। ये ये एक कहाँ तक? लैंडमार्क है। ये उसी तरीके से ये आइडिया आता है जिस तरीके से लड़कियों को बोला जाता है कि आप घर संभालो।
एक जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी जो ऑलरेडी बनी हुई है, और मुझे नहीं लगता इससे मेन कम्युनिटी को कोई भी ऐतराज होना चाहिए, क्योंकि ये जो आइडिया आया है ये आपका बहुत ही ओल्ड स्कूल और जो नहीं आपकी नहीं, ये मेरे भी मत डालिए ये प्लीज। मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी से आइडिया आया है, जहाँ पे जो सोसाइटी हमारी बनाई गई है वहां का अगर आप देखो, लड़का है वो बाहर जाता है कमाने, घर लाता है कमा के, लड़की का काम बहुत ही लिमिटेड है, वो अपना घर संभालती है, जो उसका पति लेकर आया है उसको बना के बच्चों को देना, उसके घर वालों को देना। अगर आप ऐसी सिचुएशन पे बात करते हैं तो वहां पे जो मेल है वो दिहाड़ी करके भीख मांग के भी लाता है अपने घर पे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। आज की सिचुएशन में वही चीज आपसे बोली जा रही है, बट सिचुएशंस डिफरेंट है। आप उस चीज को वहां से जोड़ रहे हो कि लड़की भी कमा रही है और लड़की नहीं भी कमा रही है अगर एलिमनी मांगा है उसने, पर आपको कहीं से भी लानी है। आपकी पोजीशन वही है, आपकी पोजीशन एकदम सेम है जो पहले थी, बट लड़कियों की पोजीशन चेंज हो गई है, तो इसलिए डिस्प्यूट है। आई एग्री, बट मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ये मेरा ओपिनियन भाई बिल्कुल भी नहीं है। दिस ये इज माई जो पर्सनल ओपिनियन, और ये जुरिस्प्रूडेंस है जिस तरीके से कोर्ट वर्क्स करती। नहीं, जैसे जो मैंने बोला ना कि उस पे मेरा कोई वो नहीं था, बस जो मैंने सुना वो मैंने बोल दिया। नहीं, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, लेकिन बैकलैशेस भी तो आएंगे, किसी और का भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बिल्कुल। फिर वो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच ब्रीच कर देगा। ओके। लिव इन रिलेशनशिप जो है हमारे इंडिया में लीगल है अब तो। इसके और भी कई फॉर्म्स आ गए हैं, जैसे एक आ गया सिचुएशनशिप और नैनोशिप वगैरह कुछ आ गया है। जी। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए, ये नया नया जो आ रहा है ये इसका क्या मतलब? रिलेशनशिप तो, लिव इन रिलेशनशिप तो मुझे पता है, सिचुएशनशिप क्या है और नैनोशिप क्या है, और आपका इस पे क्या स्टैंड है? व्हाट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अपनी सोसाइटी को खराब करने के लिए आप जितनी भी शिप ला सकते हैं ये वो शिप्स हैं। मैरिज हमेशा से एक बहुत ही सेक्रेट फॉर्म रहा है लोगों का, हम्म। दो जेंडर्स के साथ रहने का। जिसको पहले तो रिलेशनशिप्स आया कि चलिए लव मैरिज का कॉन्सेप्ट आया कि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं फिर हम्म। आपकी शादी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। लिव इन रिलेशनशिप आया, लिव इन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, नैनोशिप एंड आगे सो ऑन शिप्स जितनी भी हैं ये हमारे इंडियन कल्चर की नहीं है। वेस्टर्न कल्चर नहीं है। ये सारा वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी इंडियन है। और ये सिर्फ मैं मेल को लेकर नहीं कह रही हूँ, हमारे यहाँ की जितनी भी विमेन कम्युनिटी है, आप मिलेनियर्स का कुछ एज ग्रुप छोड़ दीजिए, जेंजी से हटा दीजिए, बट अगर आप उसके पीछे की विमेन की भी अगर आप देखेंगे सोच, वो भी इंडियन कल्चर से ही रिलेट करती है जो आज तक चली आ रही है पुराने समय से। और मैं इस बात से अग्री करूंगी कि उस पुरानी सोच में कोई भी बुराई नहीं है। बीइंग अ वुमन, आई थिंक हमारा जो इंडियन कल्चर है वो हम्म। बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत प्रोटेक्टिव नेचर का है अपने विमेन के लिए, बट उसको हमने ही गंदा करके लड़कियों के लिए अनसेफ करा है। ये रिलेशनशिप तो, लिव इन रिलेशनशिप तो जैसे मुझे पता जी, है। जैसे कि आपने बोला लिव इन रिलेशनशिप लीगल है इंडिया में, लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है। इलीगल नहीं है इंडिया में। इलीगल नहीं है। हाँ, दैट दैट मीन्स कि लीगल है। नहीं, ओके। लिव इन रिलेशनशिप्स इलीगल नहीं है इंडिया में, उसका कहीं पे भी एज सच स्पेसिफिकली नहीं दिया है लेकिन कई कि वो वर्डिक्ट रही इलीगल हैं है। कोर्ट्स की। हाँ, हाँ। जहाँ पे उसको इलीगल तो नहीं बताया है। हाँ, तो कोर्ट्स की अगर वर्डिक्ट है तो मतलब उसको जी। लॉ के रूप में ही कंसीडर किया जाता है। हाँ, करा जाता है। आपने बोला कि जैसे पहले जो थी मैरिजेज वगैरह वो ठीक थी, रिलेशनशिप जितने भी शिप्स वगैरह आ रहे हैं, नैनोशिप, लिव इन रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप, ये हमारी सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। जी। वेस्टर्न कल्चर है, हमने अडॉप्ट कर लिया, हमको नहीं करना चाहिए, आपका स्टैंड ये है। जी। ओके। तो हमारे कल्चर में तो डाइवोर्स भी नहीं था, व्हाई शुड वी अडॉप्ट डाइवोर्स? हमारे कल्चर में डाइवोर्स नहीं था ये कहना गलत होगा, नहीं था। कि डाइवोर्स जैसी कोई चीज ही नहीं थी। मैम, हमारे कल्चर में तो ये था कि अगर आपका हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आपको सती होना है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं कि अगर आप गलत कर रहे हैं हम्म। उस चीज को सुधारा जाए, उस चीज को सुधार के अच्छा बनाया जाए। हमारी अपनी सोसाइटी भी परफेक्ट सोसाइटी नहीं थी, तो जो चीजें गलत थी उसमें सुधार लाके उसको अच्छा बनाया गया, एक सेफ प्लेस दी गई डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट लाकर लड़कियों के लिए। बट अगर आप किसी गंदी चीज को और पावर देते जाओ तो वो गंदी चीज ही बढ़ेगी। लेकिन ये मैम, जैसे आपने बोला ना गंदी चीज़, ये डिसाइड कौन करेगा
कि ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ सही है। लाइकवाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डाइवोर्स अडॉप्ट किया, वेस्टर्न कल्चर ही है, हमारी इंडियन सोसाइटी में डाइवोर्स जैसी चीज़ नहीं थी, वेस्टर्न से हमने अडॉप्ट किया। अच्छी बात है कि अगर कोई भी लेडीज़ घर में डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है, हुँ, इससे अच्छा है कि वो अलग हो जाए, बिल्कुल ठीक बहुत बात है। अच्छा है। डाइवोर्स अडॉप्ट किया, अच्छी चीज़ है। लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं, दो अडल्ट हैं, अगर वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं साथ में, तो इससे आई थिंक हमारी सोसाइटी को दिक्कत क्या होनी चाहिए। और इसी वजह से लव जी। मैरिज भी, इस पे आप तो मैट्रिमोनियल की जानी मानी लॉयर हैं, इसी वजह से हमारे कोर्ट में केसेस आते हैं कोर्ट मैरिज के, लव मैरिज के। जब दो अडल्ट हैं अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, तो हमारी सोसाइटी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए। और अगर लिव इन रिलेशनशिप गलत ही है, तो कोर्ट इस पे जजमेंट दिए हैं, कई वर्डिक्ट्स हैं कि लीगल है, फिर लव मैरिज होती है, इस पे हमारी सोसाइटी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। और आपका स्टैंड ऐसा क्यों। मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन ये है, तो क्या ये डाइवोर्स का एक सॉल्यूशन है लिव इन रिलेशनशिप? जैसे हम मैरिज के इंस्टीट्यूशन में जब एंटर करते हैं, मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन, हम उसमें एंटर करें, हम उसका पार्ट बने, उसमें अगर कुछ भी इरेगुलरिटीज होती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसमें अपने जो भी हेल्पफुल चीजें होती हैं उनको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स हो गया, ये सब। आपने बोला लव मैरिजेस होती हैं, वो भी रिकॉग्नाइज करता है, बट लव मैरिज को रिकॉग्नाइज तब किया जाता है, हम बोल रहे हैं लव मैरिज जो आपका ऑलरेडी पहले से रिलेशनशिप था, उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूशन में एंटर करें जो कि मैरिज है, जो कि मैरिज ऑलरेडी हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज थी। तो कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली आ तो उसी डोर पे गए, मैरिज वाले प्लेटफॉर्म पे। तो लव मैरिजेस को कहीं अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एज अ लव मैरिज, उसको मैरिज वर्ड के अंदर ही रिकॉग्नाइज किया है। दूसरी चीज, लिव इन रिलेशनशिप्स। बीइंग अ वुमन, मैं ये बोलूंगी जितने भी ये नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें आप देखोगे लड़कों को उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है जितनी ट्रू। लड़कियों को करनी पड़ती है। और आई थिंक जितनी लड़के इन कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस नहीं है जितनी लड़कियां हैं। तो बीइंग अ वुमन, मैं ये लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, उसके पहले आप ये जरूर देख लें कि आप किस सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। आप वहां पे इस चीज का फायदा मत उठाइए कि ये तो मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या किसी थर्ड पर्सन को उस पर कहने का कोई से नहीं है। क्योंकि जब आप एक सोसाइटी में रहते हो, कहीं ना कहीं आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हो, आप एक कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, आप उस कम्युनिटी से अपने आप को अलग नहीं रख सकते, आप एक इंडिविजुअल नहीं हो सकते। अगर मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, मैं उस सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ही काम करूंगी। और अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल लिव इन रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में भी अगर आप एंटर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एक सिचुएशनशिप लिव इन रिलेशनशिप वाला कम्युनिटी आप ज्वाइन कर रहे हो। एट द एंड आप एक कम्युनिटी से ही जुड़ रहे हो, बट आप चूज गलत कम्युनिटी रहे हो। लेकिन जैसे आपने बोला ना कि हमको भी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, बिल्कुल तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उसमें तो नेबर का आपको नाम नहीं पता होता, सेकंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, ऊपर कौन रह रहा है, नहीं पता होता। नहीं पता आई होता डोंट है। थिंक कि वहाँ सोसाइटी बट मैटर अगर करती किसी है। लड़के के साथ रेप हो जाता है तो पूरी दिल्ली क्या पूरे देश को पता होता है। हाँ, लेकिन रेप होना गलत है, इसीलिए तो अब तो मैरिटल रेप भी कंसिडर किए जा रहे हैं कि वो भी गलत होना चाहिए। कंसीडर करे जा रहे हैं, उसके लिए केसेस फाइल करे जा रहे हैं, हाँ, बट मैरिटल रेप अभी तक कंसीडर किया नहीं गया, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो है। रेप मैम वो एक अलग वर्ड हो गया। रेप हुआ है कहीं पे भी हुआ वो गलत है, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में हुआ, मैरिटल रेप हुआ, मैं तो एग्री करता हूँ, अगर मैरिटल रेप है गलत है, वो रेप गलत है। लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप में अपनी एग्री है, दोनों लोग रह रहे हैं, आई डोंट थिंक उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई थिंक अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, तो आई थिंक अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है या इन्हीं चीज़ों से अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आई डोंट थिंक कि आपको उससे भी कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप पे ही अगर हम बात करें, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अपनी मर्जी से दो लोग साथ में रह रहे हैं, अपनी मर्जी एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई भी होगा, आपको बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग मस्त अपना काम करते हैं, हम लोग अपना आते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट वही अगर आप उस रिलेशनशिप से आगे प्रोसीड करना चाहें, या किसी एक पार्टनर की मान लीजिए एक्सपेक्टेशन है कि अब हम शादी करते हैं, वो फुलफिल नहीं हुई, वहां से ब्रेक डाउन शुरू होता है। हाँ, ट्रू, एग्री। और लेकिन जब आप जा ये जो इच्छा है ये कैसे आती है? क्योंकि आप बड़े तो इसी सोसाइटी में हुए हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छाएं हैं वो इसी सोसाइटी से ही लिंक्ड होंगी। बाहर का जो कल्चर है और यहाँ की जो इच्छाएं हैं आपकी जो क्लैश करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। और मैं ये लड़कियों के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सोसाइटी का ये बहुत ही कड़वा सच है, बट ये सच है कि जो भी ब्लेम आएगा, रिलेशनशिप कोई भी हो, अरेंज मैरिज हो, लव कम अरेंज मैरिज हो, लिव इन रिलेशनशिप हो, सबसे पहला ब्लेम या सबसे पहली उंगली अगर कोई उठ सकती है लड़की पे, तो वो लड़की पे ही उठ सकती है। दैट आई एग्री।
और इन सभी चीज़ों से कभी लड़के को प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि लड़कों को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लड़कों का वो स्टेटस ही डिफाइन नहीं करती हैं ये सब चीज़ें। कुछ ऐसे लॉज बताइए जो लोगों को पता ही होने चाहिए, कि मान लो अगर अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं वो, तो उनको मस्ट है वो लॉज जानना। सबसे पहली चीज़, कभी भी अगर आपको कोई पुलिस रास्ते से ही एक रैंडम तरीके से आती है और बोलती है कि चलो पुलिस स्टेशन, हम्म। थाने चलो, आपको पकड़ के लेके जाती है, आपके साथ अगर कोई भी ऐसा इंस्टेंस रैंडमली होता है, आपका वहां पे सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि वो आपको किस लिए पकड़ के लेके जा रही है। ये आपका राइट है ये जानने का कि किस लिए पकड़ के जा रही है। दूसरी चीज, अगर वो आपको थाने लेकर जाती है तो सबसे पहले आपको वहां पे जो डिमांड करना चाहिए वो लीगल एड करना चाहिए, जो कि हमने शायद पहले भी बात करी है, जो कि गवर्नमेंट एडवोकेट्स अलॉट होते हैं, वो तो कोर्ट में अलॉट होते कोर्ट हैं, में होते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन में ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हाँ, कि हमको इसीलिए राइट है ये। जी, हम्म। क्योंकि अब तो आप वहां पे पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं कहीं ना कहीं। जैसे ही आप पुलिस के अंडर में आते हैं, आप पुलिस की कस्टडी में हैं। Okay. अब आप वहां पे अपना डिमांड करेंगे राइट कि आपको लीगल एड प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे आपका एडवोकेट आएगा, आप उससे अपनी बातें करेंगे, जो भी आपकी बातें हैं आपका एडवोकेट लीगल तरीके से रखेगा और आपको वहां से निकलवाने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज, ये ड्यूटी है पुलिस की कि वो आपके किसी फैमिली या फ्रेंड को इन्फॉर्म करे कि आप कहाँ पर हैं, आपको अरेस्ट किया है। कि आपको अरेस्ट किया गया है। अगर ये नहीं करती है तो आपको ये चीज वहां पे बोलनी चाहिए। फोर्थ चीज है कि आप जैसे ही वहां पे पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना, ये भी एक राइट है। अगर मान लो बेसिक किसी नॉर्मल क्राइम में उठाया तब भी मेडिकल चेकअप हाँ होना हाँ, जरूरी कैसे भी, अगर आपको रैंडमली भी उठाया गया है और आपको रीजन, मान लीजिए कोई भी XYZ रीजन बताया है, अब आप अभी वहां पे चूंकि पुलिस की कस्टडी में है तो आप प्रूफ तो नहीं कर सकते कि आप गलत हो सही हो, है। तो आपका एडवोकेट वहां पे आपकी हेल्प करेगा, आपकी चीजों को बोलने में, फाइल करने में, आपकी चीजों को कोर्ट तक ले जाने में। और सबसे लास्ट और सबसे अहम बात, अगर आपको ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, बहुत बार ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है जहाँ पे पुलिस अपनी मनमानी करती है, आप मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट वहां पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस पेश करना करना होता ही है। करना है। अगर पुलिस आपका ये नहीं करती है तो जैसे ही आप लीगल एड के लिए बोलेंगे और लीगल एड आपको प्रोवाइड कराया जाता है, उसमें ये पॉइंट आपका बोलना बहुत जरूरी है। आपको अपने वकील को ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको किस टाइम पे डिटेन करा गया और उसके 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। आपने बोली जैसे लीगल एड के बारे में बोले हैं कि हमको प्रोवाइड कराई जाए, तो डिमांड आप अगर कर रहे हैं तो पुलिस बाउंड है उसको फुलफिल करने के लिए। बिल्कुल, ये आपका राइट है, ये पुलिस की ड्यूटी बनती है आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन राइट तो मैम ये भी है कि जैसे अगर हम थाने में अपनी एफआईआर रजिस्टर कराने जाते हैं तो उनको रजिस्टर करनी चाहिए हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज जी एफआईआर। पुलिस वाले नहीं करते हैं, ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन है? हाँ, ऐसे में आपके पास लीगल ऑप्शंस भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जुरिसडिक्शन नहीं लगता है, यानी कि जिस जगह का केस है, पुलिस बहुत बार बोलती है कि हमारे पास जुरिसडिक्शन नहीं है, ओके। लेकिन आम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जुरिसडिक्शन वर्ड यूज कर देने से उनके अधिकार खत्म नहीं हो जाते। हाँ। आप ऐसे वर्ड्स यूज होने के बाद गुमराह मत होइए। एक कॉन्सेप्ट है जीरो FIR का, जहाँ पे आप कहीं पे भी हो, अगर कोई ऑफेंस हुआ है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को देते हैं, वो आपकी FIR रजिस्टर करेगी, ये उसकी ड्यूटी है। उस FIR को उस पुलिस स्टेशन पे ट्रांसफर करेगी जहाँ पे उसका जुरिसडिक्शन लगता है। ओके, मतलब अगर जुरिसडिक्शन नहीं भी है उनका, जी, फिर भी रजिस्टर करेंगे वो। बिल्कुल, जीरो FIR बोलते हैं उसको। बट पुलिस आपको मना नहीं कर सकती, ये तो किताबी बातें हैं, बट जनरली होता क्या है कि लोग मना कर देते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। हाँ, हम्म। इन्फ्लुएंस की वजह से, या फिर बहुत बार ये प्रेशर भी होता है कि आपके एरिया में इतने अफेंसेस हो रहे हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं, वो इन राइटिंग उसको शो नहीं करना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड्स में। अच्छा, बहुत हाँ। तरीके के रीजंस होते हैं, पुलिस के अपने अपने पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी वो उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। लीगल रेमेडी ये है कि इसका आप एक केस, लीगल केस भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट हम्म। में मजिस्ट्रेट के सामने, जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करती है FIR रजिस्टर करने के लिए प्लस इन्वेस्टिगेशन के लिए, ओके। और आप डायरेक्टली नहीं तो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कोई इंटरेस्टिंग केस श्रद्धा जी जो आपके लिए मतलब थोड़ा वेird रहा हो या अजीब रहा हो आपके लिए, जो आपने फाइट किया हो केस? वियर्ड, जैसे कि मैं मैट्रिमनी केसेस को डील करती हूँ, वियर्ड मेरे लिए ये है कि उसमें देखना लड़कियों को एज अ क्लाइंट में जिनके साथ गलत हुआ है, कुछ उसमें ऐसी भी आती है जिनके साथ गलत नहीं हुआ है, बट वो कुछ चीजें एक्सपेक्ट करती हैं अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, और उसमें वियर्ड चीज ये हो जाती है कि वो किसी भी हद तक जा सकती हैं अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए। ये क्लाइंट के साइड से है।
मतलब किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए। जी, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो उस क्लाइंट में 2 सिस्टर थी। सबसे पहले जो मेरी बात हुई थी वो उसके ब्रदर से हुई थी। उसके ब्रदर ने अपने एंड की स्टोरी बताई, पूरा स्टोरी सब हो गया, मुझे लगा हाँ जेन्युइन चीज़ है। हम्म, बाद में मैंने बोला कि जिनके साथ ये चीज़ हुई है, उनसे मुझे मिलवाया जाए। ओके। जब मैंने उनसे बात करी, उनकी स्टोरी पूरी डिफरेंट थी। वहाँ पे मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि भाई कुछ और बोल रहा है, लड़की कुछ और बोल रही है। ये ओके। स्टोरी दोनों सेम तो नहीं है, तो ये दोनों ही सही नहीं हो सकती हैं। हाँ, ऑब्वियस है। थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि उसकी जो दूसरी बहन है, उसका भी मैटर है। तो वहाँ पे मुझे क्लिक करा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी बहनों का एक साथ कोई मैटर हो सकता हाँ, है। फ्रॉड केस है ये। तो वहाँ पे जब मैंने और काउंसलिंग करी हम्म, भाई को अलग करके, उसके बाद मुझे धीरे-धीरे पता लगा। तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर वक़्त लड़कियाँ ही ठीक नहीं होती हैं ऐसे केसेस में। हम्म, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको बहुत छोटे से सेटलमेंट चाहिए। उनको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है ओके। या फ़ॉल्स केसेस फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है हम्म, उनके लिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्लाइंट आता है, जिसका आपको लगता है कि सेटलमेंट बहुत ही छोटी चीज़ों में हो सकता है, जैसे उस पर्टिकुलर क्लाइंट का था कि उसने अपनी शादी के वक़्त 2 से 3 लाख का खर्च किया था। उनको वो वापस चाहिए था। उसको 2 से 3 लाख रुपए वापस लेने के लिए अगर आप किसी लड़के की फैमिली के ऊपर फ़ॉल्स केस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सही होगा। हाँ, ट्रू। लेकिन अगर केस नहीं करेंगे तो लड़के वाले देंगे भी नहीं, ये भी एक हार्श रियलिटी है। हार्श रियलिटी है, बट आई थिंक केसेस से बचने के लिए और जो केस का कॉन्सिक्वेंस होगा जेल जाना, हम्म, उससे तो बेटर है कि वो 2 से 3 लाख रुपए दे देगा। हाँ, ये समझने समझे अगर तो है। और मैंने अभी तक कोई भी ऐसी फैमिली नहीं देखी जहाँ पे दोनों लोग खराब हों या ओके। दोनों लोग गलत हों। एक गलत होता है। लड़की गलत है तो लड़का अच्छा है और लड़का गलत है तो लड़की है लड़की सही अच्छी है। है। डाइवोर्स केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जैसे बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि डाइवोर्स लेने से पहले आप एक बार मेडिएशन ट्राई कर लो, जी, सुलह समझौता वगैरह। कोर्ट केस में भी ऐसा होता है, अगर आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस वगैरह फाइल करते हैं, तो कोर्ट भी आपको मेडिएशन सेंटर में 3 से 4 बार भेजती है। बिल्कुल। व्हाट्स योर पीओवी ऑन दिस? ऐसा होना चाहिए? जी, मेरा ओपिनियन है कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। हम्म, रिसेंटली अभी एक केस था जहाँ पे हस्बैंड वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में डिवोर्स का केस फाइल किया। कोर्ट अपनी ड्यूटी समझ के, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैरिज एक बहुत ही सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है। ओके। हमारे यहाँ शादी को ऐसे ही नहीं खत्म कर दिया जाता। वहाँ पे कोर्ट पूरी तरीके से अपनी कोशिश करती है। इवन फैमिली कोर्ट्स के जजेस अनलिमिटेड टाइम से ये चीज़ पूछते हैं कि क्या आपको सही में डाइवोर्स लेना है? क्या आप सही में अलग होना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अलग होना इतना आसान नहीं होता है। किसी के साथ आप इतने टाइम से रह रहे हैं, जिनके साथ आपका एज़ अ पार्टनर रिलेशन होता है, हाँ, सही उसको बोल रहे तोड़ना आसान नहीं होता है। तो वहाँ पे एक केस ऐसा आया था कि जब डिवोर्स की आखिरी प्रोसीडिंग थी, वहाँ पे लड़की रो दी कोर्ट में और वहाँ पे पता नहीं क्या उन दोनों को क्लिक करा, दोनों ने ही मना कर दिया कि हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। हो, इमोशनल मोमेंट हो गया वहाँ पे। जी, तो कहीं न कहीं बहुत से लोगों के लिए डिवोर्स फाइल करना सिर्फ़ एलिमनी लेना नहीं होता हम्म, या किसी से मतलब पैसे लेने की बात नहीं होती है। बहुत बार होता है कि कभी-कभार वो ऐसे रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव से जूझते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद अलग हो जाना ही एक सॉल्यूशन है। हाँ, और शायद अगर मेडिएशन हो गया होता तो हाँ। चीज़ें यहाँ तक नहीं आती। मीडिएशन होना, बट ग्राउंड रियलिटी मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी, मीडिएशन होता है, 3 बार मीडिएशन के आपको अपॉर्च्युनिटी दी जाती है। हाँ, फाइल जाती है बट आपकी। होता क्या है कि कई बार एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी नहीं आती मीडिएशन के लिए और मुझे लगता है मीडिएशन एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है डिवोर्स के केसेस का रेट कम करने के लिए। डू यू थिंक यहाँ पे करप्शन होता है कि मीडिएशन सेंटर वगैरह में? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक दोस्त है मेरा, पर्सनल मेरा नहीं, एक दोस्त का। आपकी तो शादी ही नहीं वही तो, हुई। मतलब लोग कुछ और लगा ले। मेरे दोस्त का एक एक्सपीरियंस है, मुझे मतलब आना जाना रहता है कभी कभार उसके साथ, तो मुझे पता है कि बाहर जो मीडिएशन सेंटर बाबू बैठते हैं ना, वहाँ पे भी करप्शन के केसेस होते हैं, 10, 20, 50, 100 रुपए करप्शन हो रहा है। इज इट ट्रू? देखिए, करप्शन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। जुडिशरी में है? जुडिशरी में रेयर, रेयर है। बहुत रेयर, क्योंकि मुझे नहीं लगता जुडिशरी इतनी रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। वो हम्म, जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वहां पे ऐसे अपनी पोस्ट को लेकर रिस्क लेना हम्म, और अपनी इमेज को डाउन करना हम्म। बहुत रिस्की चैलेंज है। और बीइंग अ जज आपके ऊपर बहुत मॉनिटरिंग होती है। तो आप आई डोंट थिंक कि आप ऐसी चीज़ों में जाते। रेयर है मतलब, बट होता है। बहुत रेयर। अगर आप लोअर कोर्ट्स में जो नॉर्मल मजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं, आप वहाँ पे एक दो केसेस आप सुन सकते हैं, क्योंकि केसेस तो आए हैं जो आपने सुने भी होंगे। हाँ, जैसे अभी दिल्ली में हुआ, इतना कैश मिला, वो तो हाई कोर्ट के जज थे। मिला, पर उनके ऊपर स्क्रूटनी भी हो गई ना। कहाँ, कई महीने तो उन पे कुछ नहीं हुआ।
एफआईआर तक नहीं हुई उनके अगेंस्ट। और इनफैक्ट उनको जैसे जुडिशरी में ये भी होता है ना कि कई कोर्ट जो है वो अपर हैं और कुछ हाई कोर्ट ही मतलब थोड़े नीचे समझे जाते हैं, तो उनकी वहाँ उस हाई कोर्ट से पोस्टिंग हटा के नीचे की हाई कोर्ट में कर दी गई। हाँ, बट आपको लग रहा है कि उस चीज़ का कोई उतना इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि आप वो उसको देख रहे हो जिस नज़रिए से, वो सिर्फ़ आप पोस्टिंग का देख रहे हो क्योंकि पोस्टिंग बस चेंज हुई। बट पर्सनली अब चूँकि इतनी रिस्पेक्टेबल पोस्ट है तो सारी चीज़ें आपको मीडिया के थ्रू भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकती। इनकी अपनी सीक्रेसी भी रहती है। लेट्स नॉट गो देयर मैम, हाँ, क्योंकि बट जुडिशरी कंटेम्प्ट में ऑफ कोर्ट हो जाएगा। आप तो लड़ लेंगे, मेरा कौन लड़ेगा कि नहीं, नहीं, बट जुडिशरी में ये चीज़ें बहुत ही रेयर हैं। ओके। जी। एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 50 मिलियन केसेस पेंडिंग है इंडिया में। क्या इनके लिए कोई सजेशन, मतलब जो आपको लगता है कि अगर पेंडेंसी ख़त्म करनी है हमको, तो एक सजेशन आप देना चाहें तो? ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, इसका जो सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे लगता है वो सिस्टम में लगता है, क्योंकि जो भी अपने एलिमेंट्स हैं कोर्ट के, ओके। जो कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो गया, एडवोकेट्स हो गए, जजेस हो गए, जो मैं प्रैक्टिकली अपनी नज़रों से देखती हूँ, ये अपना काम 100% करते हैं ओके। डेली बेसिस पे। एडवोकेट अपना काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ अपना पूरा 100% देता है, प्लस जजेस भी, उनके पास जितनी भी फाइल्स आती हैं यूजुअली वो अपनी सारे उस पर 100% देने की कोशिश करते हैं। बट पेंडेंसी बर्डन इतना है कि आप सारी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो जजेस है, जो स्टाफ है, वो उसकी नंबर्स बहुत कम है, ओके। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हाँ तो हजारों की पॉपुलेशन पे एक जज है। तो इतना बर्डन, सिस्टम का फ्लॉ है ये है कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोविड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम आया, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम तो आ गया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की 30 कोर्ट में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, बट पूरे देश की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, या और भी जो भी तहसील हैं, क्या उनमें चल रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? श्रद्धा जी, ये एक रैपिड राउंड सा है। आपको जी। क्विक आंसर्स देने हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपको क्विक आंसर्स उनके देने हैं। ठीक है। ओके, द फर्स्ट वन इज, इंडिया में ऐसा कौन सा लॉ आपको लगता है जो चेंज होना चाहिए, कुछ हद तक उसमें चेंजेस आने चाहिए? आई थिंक सोसाइटी जिस हिसाब से चेंज हो रही है, जिस हिसाब से नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आई थिंक फैमिली लॉ से रिलेटेड, मैट्रिमनी केसेस से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, उनमें कुछ चेंजेस एडिशनली ऐड करना चाहिए। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, डाइवोर्स केसेस ज़्यादा किन में हो रहा है? आई थिंक आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिजेस। पुलिस सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं? वकील से। ओके, अगर आप वकील ना होती तो क्या होती? आई थिंक प्रोफेसर और अ पॉलिटिशियन। ये यूपी में मतलब पॉलिटिक्स में जाने का क्रेज लड़कियों में भी सेम ही है। बिल्कुल, कानपुर से है ना। ये वकील सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं या पुलिस वाले? आई थिंक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वकील बोलूंगी मैं। वकील ज्यादा झूठ बोलते हम घर में भी अब झूठ बोलने लगे हैं। हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने या पापा ने खाना के लिए बोला है और आपने बोला कि मुझे डेट चाहिए या अर्जेंटमेंट? नहीं, 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 मैं आपको बताती हूँ। हाँ। मेरे पापा बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जल्दी आओ, कितनी देर लग रही है? मैं कह रही हूँ बस आ रही हूँ पापा, बस 2 मिनट, और मैं उस जगह आधे घंटे बाद पहुँचती हूँ। पापा भी हैप्चुअल हो गए, अगर 2 मिनट बोला है तो आधा घंटे ही लगने हैं। जैसे हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं, बैठो, बैठो, मैं आ रही हूँ। क्या वकील सच में अपने क्लाइंट्स को झूठ बोलना सिखाते हैं? नहीं। अगर किसी ने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो उससे वापस लेने का तरीका क्या है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों के बीच होता है? अगर आपने किसी को चेक वेक के थ्रू दिए हैं या आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट करे हैं, तो आप चेक बाउंस के केस के थ्रू ले सकते हैं, और अगर आपने कैश दिया है, तो भी आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। और इससे पैसे वो देगा? बिल्कुल देगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये भेजूंगा तुम्हें। देने पड़ेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन श्रद्धा जी, जो कोर्ट मैरिज वगैरह है, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, और क्या कोर्ट मैरिज करने के लिए भी हमको भारी फीस देनी पड़ती है? सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर करती हूँ। कोर्ट हम्म। मैरिज करने का सबसे आसान तरीका है कि आप कोर्ट जाइए, आप एक लॉयर हायर करिए, एज ऑब्वियस। उसको फीस दीजिए और कोर्ट में आप अपनी कोर्ट मैरिज करिए। सॉरी फॉर माय क्वेश्चन। ओके। और जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, जिसमें था कि भारी फीस, मैंने तो जो अपने आंखों के सामने देखा है कि लोग 500 हजार में भी करते हैं कोर्ट मैरिज का काम। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इतने कम में मत करिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी जो कॉस्ट भी आती है वो भी इससे ज्यादा होती है। तो आई थिंक आप भी अपना थोड़ा सा अर्न करिए, और जो बाकी लोग अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उनको भी कमाने दीजिए। ये आप फीस स्ट्रक्चर को इतना लोअर डाउन मत करिए, हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम होती है। एक शादी हो रही 10-10 लाख में गांव साइड जो होती है, और दूसरी शादी यहाँ 500-600 में हो जा रही है। मैं आपकी 1100 में करवा दूंगी। गारंटीड। हमें नहीं करनी भाई शादी आदि, मुझे इससे दूर रहना है बट इससे। डाइवोर्स आपका महंगा होगा। जो कि आजकल सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, कि डाइवोर्स और ये एलिमनी वगैरह नहीं पढ़ना है लड़कों।
सोच समझ। डाइवोर्स बड़ा महंगा पड़ेगा। ओके। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी कि आप आए, अपना प्रीशियस टाइम दिया और इतनी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई। आई होप हम नेक्स्ट पॉडकास्ट भी शूट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सी अभी ऐसी बातें हैं जो हम कवर नहीं कर पाए इस टॉपिक में। बट नेक्स्ट पॉडकास्ट हम ज़रूर शूट करेंगे और जल्दी शूट करेंगे जब भी आपके पास टाइम हो। Thank you so much for having me on this platform. थैंक यू I'm मैम, highly थैंक यू। obliged, and it थैंक यू was सो such मच। a nice experience. सेम हियर। एंड कहते हैं ना कि कई गेस्ट ऐसे होते हैं, बहुत से कम गेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे बात करने में टाइम पता ही नहीं चलता। एंड जी, यू आर द वन ऑफ देम। thank you so much. अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ऑब्वियस है कि आपने पूरा एपिसोड देखा है, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की दुनिया बदल सकता है। थैंक यू।